जय हिंद साथियों मैं दीपक भारती आप सभी का आपके अपने चैनल भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि सोमवार से आपकी क्लासेस प्रॉपर एक शेड्यूल में फिक्स कर दी जाएंगी। तो यानी कि आज सोमवार है और 24 मई यानी सोमवार का दिन है और आज से जो कमिटमेंट किया गया था उसे पूरा करने का ये पहला प्रयास हम कर रहे हैं। यानी कि हमने आपसे कहा था कि मंडे को हिस्ट्री, फिर आपका दोपहर की क्लास में आपको मैथ्स और शाम को क्विज मिलेगा, फिर ट्यूसडे की क्लास में पॉलिटी, फिर मैथ्स और फिर आपको मिलेंगे यानी कि डिस्कशन। इसी प्रकार आपको एक टाइम टेबल दिया गया था और टाइम टेबल अभी वीडियो के एंड में एक बार आपको फिर दे दिया जाएगा कि टाइम टेबल कैसा होगा। तो ठीक है, अब आपको करना ये है कि क्लास खत्म होने के बाद, आज क्लास पहले कर लो, क्लास खत्म होने के बाद आपको ये बताना है कि सर हिस्ट्री क्लास बढ़ा दी जाए, पॉलिटी की बढ़ा दी जाए और ज्योग्राफी की बढ़ा जाए। क्योंकि देखो अभी क्या है, साइंस की टीचर, मैं साइंस का आपका टीचर नहीं हूँ। हाँ, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो एक होता है साइंस का टीचर। मैंने आपको डिस्कशन में बताया भी था, कल के डिस्कशन में मैंने आपसे कहा भी था कि साइंस का टीचर एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का टीचर होता है। तो वो चीजें आपको ज्यादा अच्छी मिल सकती हैं उनसे, मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा बर्डन कम रहे। अगर नहीं व्यवस्था बन पाती तो मैं साइंस की क्लास लूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है क्लास खत्म होने के बाद आप अगर जैसा बताओगी 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी और 2 दिन ज्योग्राफी, या एक दिन बीच में साइंस, एक दिन ज्योग्राफी, जैसा बोलो आप वैसा किया जाएगा। क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। हम तो सिर्फ एक रास्ता बनेंगे, एक माध्यम बनेंगे। तो आप कमेंट्स बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो अब टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक यानी कि आज मंडे है और मंडे की पहली क्लास हिस्ट्री क्लास है। तो आपको इतिहास की अगर टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट सेशन जो आपका हिस्ट्री का चला था तो उसमें मैंने 2 क्लास ली थी। एक क्लास में मैंने पूरा पाषाण इतिहास का व्याख्यान बताया था, एक में मैंने सिंधु घाटी सभ्यता बताई थी और एक में वैदिक काल था, उसका पार्ट हुआ था, ठीक है। तो अब वैदिक काल तक आप पहुंच चुके थे, लेकिन उसमें भी मैंने रैंडमली पढ़ाया था, यानी कि बिल्कुल एक टॉपिक वाइज, यानी कि पूरी डेप्थ में नहीं गया था, मैं एक रैंडमली गया था। लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, समझना कि अगर हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, हमें अपनी पढ़ाई करनी है तो हमें किन किन टॉपिकों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये पाषाण काल और जो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, अगर इसको एक किनारे करें, यहीं पर इसको इनफ कर दें। इसके एक टेस्ट पेपर मैंने आपको करा दिए हैं और उससे थोड़ा सा आपको राहत मिल चुकी है। एक टेस्ट पेपर मैं और दे दूंगा जिससे आपको जो है ये तीनों जो टॉपिक है एक गहराई में जाकर के मिल जाएगा। डिस्कशन में उसके हम व्याख्यान कर लेंगे ताकि हम अधिक समय को बर्बाद ना करें। अब होता क्या है, प्राचीन इतिहास में अगर हम बात करते हैं तो 16 महाजनपद से लेकर के 16 महाजनपद आते हैं, उसमें मगध पर आते हैं। मगध से फिर हम धार्मिक आंदोलन की ओर बढ़ते हैं। फिर मगध में ही कई शासक आते हैं, यानी कि हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, फिर सिकंदर का आक्रमण है। फिर यहाँ पर देखते हैं मौर्य वंश है, मौर्य के बाद फिर आते हैं आपके शुंग वंश, फिर कर्ण वंश, फिर यहाँ पे देखते हैं आन सातवाहन वंश। तो आन सातवाहन वंश तक तो चलो ठीक है, उसके बाद फिर बहुत से वंश शुरू होते हैं जिनको हमें नहीं पढ़ना है। फिर हमें दक्षिण भारत चले आना है, पल्लव वंश, चोल, चंदेल, राष्ट्रकूट, हमें इधर देखना है। लेकिन दक्षिण भारत में अगर हम बात करें, दक्षिण भारत में आपको एक बात समझनी होगी, दक्षिण भारत में होता क्या है, दक्षिण भारत में कि दक्षिण भारत में जो इतिहास है वहां से मंदिरों के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि दक्षिण भारत में कौन कौन से मंदिर हैं, एग्जाम में अगर देखा जाए तो वहां से शासक तो बहुत कम होते हैं, वहां का युद्ध बहुत कम है उधर का आसपास का, या उधर का शैव धर्मी वैष्णव धर्मी का एक थोड़ा सा चलता है हल्का फुल्का, लेकिन मंदिरों का कॉन्सेप्ट वहां से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो हम उधर चलेंगे। फिर आपका इधर मैंने मगध में कहा आपसे कि अगर सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलोगे तो बीच में धार्मिक आंदोलन आता है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ना पड़ता है। फिर अब आप ये डिसाइड करो, आप कमेंट्स बॉक्स में आप सब लोग एक डिसाइड करो कि सर जितने, देखो इसमें मैं वोटिंग कराऊंगा, यानी कि संविधान का टीचर हूं ना, तो डाउट सी जाहिर सी बात है, किसी चीज को पारित करने के लिए, पास करने के लिए मुझे बहुमत चाहिए, यानी कि कोरम सदस्य, उपस्थित व्यक्तियों, यानी जो चैट्स में उपस्थित लोग रहेंगे उसका 1/10 भाग, 1/10वां भाग, यानी कि हम निकालेंगे कि ये भाई कोरम सदस्यों की मांग है, इसी के आधार पर कार्य होगा, ठीक है। तो अगर आपने सहमति जताई कि सर धार्मिक आंदोलन एक साथ रखिए, आप शासकों को एक साथ रखिए, आप दक्षिण भारत को एक साथ रखिए आप, ठीक है, तो ऐसे करिएगा। वरना अगर हम बात करें तो इस पर मैंने अपने आपसे टीम से जब सहमति जताई थी, मैंने बात की, तो जो आपके प्यारे दुलारे सौरभ सर हैं, उन्होंने कहा सर हमें सीक्वेंस से पढ़ने में मजा आता है। हालांकि उनका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये बताना, क्योंकि अगर सीक्वेंस से पढ़ोगे ना तो सिलेबस तक तो पहुंचना, मतलब हम तो पहुंचेंगे ही, लेकिन हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम रह जाएंगे, ठीक है। तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में उत्तर देना और फिर हम इसका जो है कोरम सदस्य निकाल करके आपको बता देंगे। तो अभी हम चलते हैं
16 महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो 16 महाजनपद यानी कि अगर हम बात करते हैं तो 16 महाजनपद से सारी कहानी खुलती है। 16 महाजनपद की अगर हम बात करते हैं तो 16 महाजनपद में क्या होता है, आपको पता है कि 16 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख वैदिक काल यानी उत्तर वैदिक काल की कुछ पुस्तकों में मिलता है, और जैन धर्म की जो पवित्र पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। अब 16 महाजनपदों में अगर 16 महाजनपद की बात करें तो करंट में उनके नाम बदल गए हैं। उनकी राजधानियां क्या है ये आप मुझे बताओगे, और करंट में नाम क्या है ये आप मुझे बताओगे। 16 महाजनपद मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से थे। पहला जो जनपद था वो अंग था। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा यहाँ पे मगध था, और तीसरा आपका काशी। काशी के बाद फिर आते हैं कोसल की ओर बढ़ते हैं। कोसल में वत्स है, वत्स के बाद फिर यहाँ पे चेदी है, फिर यहाँ पे कुरु एक जनपद काल में कुरु जनपद है, फिर पांचाल है, फिर मत्स्य है, फिर मत्स्य के बाद यहाँ पे सुरेशन एक साम्राज्य है, सुरेशन यानी कि एक जनपद है, फिर यहाँ पे अश्वक एक जनपद है, उसके बाद अवंती है, अवंती के बाद कंबोज है, वज्जी है और मल्ल है। ये इतने जनपद आते हैं। एक आध अगर छूट गए हो तो वो आप देख लीजिएगा, काफी समय के बाद मैंने इनको एक बार रिवीजन किया है, यानी एक बार मैंने देखा है आपको पढ़ाते समय, तो एक आध अगर छूट गए तो उसके लिए क्षमा करिएगा, सॉरी। फिर भी अब बात करते हैं यहाँ पे जो 16 महाजनपद मैंने आपको बताए हैं, इसमें से महाभारत में सबका उल्लेख मिलता है। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर आपको बताएं तो पहला मैंने आपसे कहा था अंगराज, मैंने बताया अंग एक जनपद था, तो अंग जनपद की अगर बात करते तो अंगराज कर्ण, ठीक है, अधिरथ राधे सूत पुत्र कर्ण, तो ये अंगराज कर्ण थे। यानी कि अंग जो एक प्रदेश था हस्तिनापुर के अधीन हुआ करता था। हस्तिनापुर की अगर हम बात करते हैं तो कुरु जो है वो हस्तिनापुर है। करंट में अगर हम बात करते हैं दिल्ली है, इधर मेरठ है, इधर आपका वो है, ये कुरु का जो साम्राज्य हुआ करता था। तो मेरठ में उसमें दिल्ली में इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा आपने, तो ये सब कुरु साम्राज्य के अंतर्गत हस्तिनापुर के अधीन आया है। हस्तिनापुर के साम्राज्य थे, ये कुरु में आते थे। तो आपने देखा कि अंग जो था वो कुरु का एक हिस्सा था, लेकिन उस पर मगध साम्राज्य, मगध नरेश जरासंध ने कब्जा कर रखा था। तो मगध नरेश कौन है? जरासंध है। मगध नाम एक आ रहा है, फिर कुरु आ रहा है, फिर अंग आ रहा है। अंग यानी कि जो कर्ण है वो मगध नरेश जरासंध को पराजित करते हैं और फिर वहां के राजा शासक बन जाते हैं, क्योंकि अंग प्रदेश जो है वो जो है धृतराष्ट्र पुत्र जो है दुर्योधन ने अंगराज कर्ण को दान दिया था। आपको ये महाभारती कहानी में मिल जाता है, क्योंकि आज की कहानी थोड़ी धार्मिक है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का वो एंड है, यानी कि द्वापर युग का अंत है और कलयुग का ये प्रारंभ है। अब आप यहाँ मगध साम्राज्य यानी जरासंध से मिल चुके हैं, जरासंध की बात हमने मगध में की। अब हम चलते अगर देखें तो एक आता है आपका मत्स्य आता है, और आपको मैंने चेदी बताया था अभी को। अब चेदी की बात करते हैं तो आपको याद होगा जब बंटवारा होता है दोनों भाइयों का, तो कौरव और पांडवों का, तो जो है इंद्रप्रस्थ मिलता है, यानी खांडवा प्रदेश जो है पांडवों को मिलता है, उसको इंद्रप्रस्थ बनाते हैं अर्जुन और जो है युधिष्ठिर मिलकर से उसको इंद्रप्रस्थ बनाते हैं। ठीक है, अब जब उसमें उन्होंने यज्ञ किया, यानी कौन सा यज्ञ करते हैं, वो जो है राजसी यज्ञ, इसे कहते हैं सम्राट, यानी कि इसे कहते हैं अश्वमेध एक होता है जिसे सम्राट बनने की एक यज्ञ होता है। उस यज्ञ में सभी को बुलाया गया था। चेदी नरेश आते हैं शिशुपाल, और चेदी नरेश शिशुपाल जो है वो कृष्ण के बहुत बड़े आलोचक रहे हैं। आपने देखा होगा उनको 100 वरदान प्राप्त थे, 100 गलतियां उनकी माफ की जा सकती थी, उनको ऐसा वरदान प्राप्त था। और वो उसी सभा में जो है कृष्ण को, यानी भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो उनको बहुत सी गालियां देते हैं, बहुत सी गालियां, उनका तिरस्कार करते हैं। और लास्ट टाइम में आपने देखा होगा सीरियल में आपको दिखाया गया होगा कि चक्र से उनका गर्दन कट जाता है, यानी कि शिशुपाल की जो है मृत्यु हो जाती है। अब इसमें चेदी नरेश यानी कि शिशुपाल की बात हम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए अवंती, यानी उज्जैन का अभी प्राचीन नाम अवंती, बहुत बार पेपर में आ चुका है। अब आते हैं मत्स्य की बात करते हैं। मत्स्य एक नरेश एक राज्य है जहाँ पे कौरवों और पांडवों में जब द्वित होता है, और द्वित में जब पांडव हार जाते हैं, हारने के बाद द्रौपदी का वस्त्र हरण होता है, चीर हरण होता है, और उसके बाद जब राज्य यानी कि शर्त रखी जाती है कि आपको राज्य दिया जाएगा, लेकिन 12 वर्षों का वनवास काटेंगे और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो जो अज्ञातवास बिताने की जो प्रथा है इनकी, ये जो है आपकी मत्स्य में है, मत्स्य में। और ये मत्स्य कहाँ है? ये समय अगर गए, मत्स्य के राजा विराट नगर हुआ करते थे, विराट सेन। तो विराट ने क्या किया था, 1 वर्ष तक इनको अपने स्थान पर, अपने घर पर रखा था। फिर आपने मैंने आप नाम से लिया था पांचाल, तो पांचाल नरेश द्रुपद, आपने सुना होगा महाभारत में पांचाल नरेश द्रुपद। तो पांचाल नरेश द्रुपद की बात करें, द्रौपदी उन्हीं की पुत्री है। और अगर फिर देख रहे हैं तो पांचाल यानी कि जो द्रुपद हैं उनको जो है अगर देखा जाए तो अर्जुन बंदी बनाते हैं, और उस राज्य के 2 हिस्से होते हैं। एक आधा राज्य चला जाता है किसके पास?
आधा राज्य अश्वस्थामा यानी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा के पास चला जाता है और आधा राज्य बचता है द्रुपद के पास। तो पांचाल के 2 हिस्से बाद में बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मैं ये याद करा रहा हूं कि भाई कैसे आपको करना है। अब बात यहाँ पे आता है गांधार नरेश, यानी गांधार एक प्रदेश है जिसकी राजकुमारी का नाम है गांधारी, यानी कि जो धृतराष्ट्र की पत्नी है जो आपको पट्टी बांधे होती थी, आपको सीरियल में दिखता था, तो वो गांधारी। और गांधार जो राजकुमार की बात करें तो मामा शकुनी, हाँ भांजे, हाँ आपने सुन रखा होगा, तो ये मामा शकुनी यानी गांधार प्रदेश के निवासी थे। तो ये सारे नाम आपको महाभारत में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, दर्शाए गए हैं। 16 महाजनपदों की कहानी को पढ़ने से पहले एक बार अगर आपने महाभारत देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपने यूट्यूब पे आप पार्ट टाइम बैठ करके एक एक बार शुरुआत की चीजों को देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। या महाभारत के युद्ध के समय जब तैयारियां होती हैं तो 12 अक्षुणी सेना कौरवों के पास है, 6 अक्षुणी सेना जो है पांडवों के पास है, एक अक्षुणी सेना में 100 सैनिक हुआ करते थे। ऐसी यहाँ की ये बातें हैं आपको, ठीक है, सॉरी 10,000 सैनिक हुआ करते थे, तो ये एक समझिएगा, ठीक। अब नारायणी सेना किसकी है, कौन सी नारायणी भगवान विष्णु की है यानी कि कृष्ण की है, तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी उसमें। और कृष्ण कहाँ के साम्राज्य के राजा हैं, कृष्ण कहाँ पे रहा करते थे, अभी करंट टाइम में उसका नाम क्या है, ये सब मिलेगा आपको, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब 16 महाजनपदों की कहानी से थोड़ा बाहर निकलिए और 16 महाजनपदों की कहानी में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वो है मगध, ठीक है। तो हम चलते हैं अब मगध की ओर। ये रहा आपका मगध, ठीक है। अब मगध की बात करते हैं तो ध्यान समझना, मगध में सबसे खास इंपॉर्टेंट जो चीज है ये मगध में 3 हमें नाम पढ़ने। सबसे पहले एक नाम हमें है हर्यक वंश, ठीक है, ये हर्यक वंश पढ़ेंगे हम सबसे पहला। उसके बाद फिर यहाँ पे हम बात करते हैं शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, ठीक है, शिशुनाग पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ रैंडमली पढ़ेंगे, ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है हमें, बिल्कुल। अब उसके बाद फिर एक यहाँ पे पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे यहाँ पे शिशुनाग के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे नंद वंश पढ़ेंगे, ठीक है, ये नंद वंश पढ़ेंगे, ठीक। अब देखना ध्यान से, हर्यक वंश की अगर हम बात करते हैं तो हर्यक वंश ये सब एक लाइन से क्रम में है, कैसे कैसे आते हैं ये भी आपको समझिएगा। ये जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश के संस्थापक महोदय हैं, इनका अगर नाम लिख दें यहाँ पे तो इनका नाम लिखते चलते हैं। ये जो महोदय हैं जिनका नाम है बिंबसार, ठीक है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का जो मजा है, यानी कि जो कल की वीडियो में आपने देखा था ऑफलाइन क्लास, वही मिले आपको, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ये सिर्फ कहने मात्र की होगी। बिंबसार, और बिंबसार का जो बेटा है वो है अजात शत्रु, ठीक है। अब इनका जो बेटा है वो है उदयन या उदयन कहते हैं, उदयन, ठीक है। उदयन का जो बेटा है वो है नागदशक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नागदशक, ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीज समझ में आपको आने वाली है यहाँ पे। बिल्कुल हम डायग्राम से चल के चलेंगे और बहुत अच्छा लगेगा आपको डायग्राम से पढ़ने में, क्योंकि डायग्राम एक अलग ही एक इतिहास को पढ़ने का सबसे आसान तरीका डायग्राम है, ठीक है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे समझना, ये जो बिंबसार महोदय हैं इनके आगे हम लिख लेते हैं संस्थापक, दिख रहा है आपको, ये कलर आपको दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और संस्थापक के बाद अगर हम बात करते हैं तो बिंबसार महोदय जो हैं वो 544 BC में गद्दी पर बैठते हैं। बिंबसार महोदय की अगर कहानी की बात करते हैं, इनकी उत्पत्ति कहें तो जरासंध नाम के राजा, आपको पता है मगध साम्राज्य में अंतिम राजा जरासंध थे द्वापर युग के, उनके पौत्र का नाम है बृहद्रथ और बृहद्रथ के पुत्र का नाम है बिंबसार, ठीक है। यहाँ पे समझना, ये जो वंश है ये समर्थक है किसका, ये बौद्ध धर्म का समर्थक है। लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म के समर्थक तो हैं, लेकिन ये जैन को फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री है ना, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री जो है वो कौन थी, महावीर की माता थी त्रिशला, आपको याद है ना, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री, तो जो वो है उन्हीं के, यानी कि यहाँ से वैवाहिक संबंध बिंबसार का है, ठीक।
बिंबिसार का संबंध वैवाहिक संबंधों में अगर हम बात करें तो महावीर के फूफा कहे जाते हैं। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार महावीर स्वामी के फूफा हैं और अजात शत्रु जो हैं फुफेरे उनके भाई हैं। ये कॉन्सेप्ट जब ब्लड रिलेशन निकालोगे आप तो बड़ा मजा आता है। यानी इतिहास में ब्लड रिलेशन यानी रीजनिंग लगाने का मजा ही कुछ और है। एक विषय से दूसरे विषय में घुसने का जानते हैं जो मजा है ना, वो वाकई उसी व्यक्ति के पास है जिसके पास यानी कि ये कैपेसिटी है, ये दम है कि वो किसी विषय में जा सकता है, अपने आप को वहां पे जो है स्टैंड कर सकता है। तो इसके लिए पहले नॉलेज बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज आपके पास है तो फिर आप खुली चुनौती, खुला चैलेंज ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे बहुत से होमवर्क दे दिए ना, आपसे वो होमवर्क मैंने आपको दे दिए, ठीक है, लेकिन बहुत जल्द जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है हम लोग लाइव आना शुरू कर देंगे। लाइव आने के बाद यानी कि फिर खुला चैलेंज चलेगा। यानी आपने उधर से क्वेश्चन पूछा, मैंने फाट से इधर उत्तर दिया, मैंने पूछा आपने उधर उत्तर दिया। होता क्या है, मैं आपको क्विज देता हूँ, आप उसको सॉल्व करते हो, फिर पूछते हो, पता नहीं आपने चीटिंग की कि नहीं की, लेकिन विश्वास है सिर्फ, ठीक है। आपने प्रश्न किया मुझसे, अब पता नहीं मैं चीटिंग करता हूँ कि नहीं करता हूँ, ये सिर्फ विश्वास है। लेकिन वहां पे जानते हैं, वहां पे क्विक सेकेंडों का टाइम लगना है, बस उत्तर देना भैया। आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ सर चीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में आएगा भाई कौन चीटिंग कर रहा है कौन चीटिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द शुरू होंगे लाइव। अभी तो हम अपलोड कर रहे हैं इस चीजों को, ठीक है, संसाधन के अभाव में चीजों को अपलोड किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे बात चल रही थी बिंबिसार महोदय यानी कि कौन थे। तो इन्होंने क्या काम किया, ये बृहदत्त के पुत्र हैं। इन्होंने यानी मगध साम्राज्य का जो संस्थापक वो बृहदत्त ही माने जाते हैं, लेकिन बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हैं, ये बात समझना। संस्थापक हो गए तो इन्होंने क्या काम किया, अपनी राजधानी जो बनाई इन्होंने, अपनी राजधानी यानी कि हम अभी इसकी बात करें, हम इसी को लिखते चल रहे हैं, बाद में हम इसको इरेज कर लेंगे, ठीक है। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो राजधानी इनकी थी राजगीर कर लें या राजगृह कर लें या ग्रीवरिज कर लें, बात एक ही नाम, राजगीर कर लें। अब राजगीर जो शहर, ये जो नगर है, ये 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसको जो 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो इसको बसाने वाला व्यक्ति कौन है, वो है महागोविंद, ठीक है, महागोविंद। ये जो महागोविंद महोदय हैं ये वास्तुकार हैं, इस नगर के इस वास्तुकार है जहां पे राजधानी इन लोगों ने शिफ्ट की थी अपनी, ठीक है, समझना यहाँ पे। अब क्या होता है कि बिंबिसार महोदय ने अपने जीवन के अंतिम अवस्था में इन्होंने वैशाली की नगरवधु आम्रपाली से विवाह करने की ठानी। आम्रपाली का इन्होंने बहुत नाम सुन रखा था, तो आम्रपाली का इन्होंने बहुत नाम सुन रखा, तो इन्होंने यानी कि वैशाली राज्य पर अटैक किया। संधि के तौर पर इन्होंने आम्रपाली की मांग की। तो आम्रपाली ने जब देखा कि एक स्त्री के लिए इतना बड़ा वो हो रहा है, राज्य नष्ट हो रहा है, तो आम्रपाली ने खुद को इनको समर्पित कर दिया कि भाई मेरे कारण अगर कोई राज्य नष्ट हो रहा है तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, आप मेरे कारण मत करिए, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार, ठीक है। तो अब समझना यानी कि यहां से कहानी शुरू होती है, एज ए लिविंग रिलेशनशिप की कहानी शुरू होती है। इसकी लिविंग रिलेशनशिप की बात करें तो भारत में लिविंग रिलेशनशिप जो है अभी बीच में जो है अथॉराइज किया गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो लिविंग रिलेशनशिप की जो जिक्र है मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक में सबसे पहले किया गया है। आधुनिक भारत में अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद्र की पुस्तक में इसका सबसे पहले जिक्र किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि वैदिक युग में आप इसमें देख रहे हो कि हम प्राचीन भारत में हम लिविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि नाम मात्र का जिसे कहते हैं कि विवाह 8 प्रकार के हैं। वैदिक काल में आपको बताए गए थे, शायद मैंने नहीं पढ़ाया हो, लेकिन विवाह 8 प्रकार के हैं, ठीक है। ब्राह्मण विवाह, फिर उसके बाद आता है देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रशंसनीय हैं। निंदनीय 4 हैं, वो कौन कौन से विवाह हैं, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह, ठीक है। किसी लड़की को भगा कर लेके आना, ये राक्षस विवाह में आता है। या संधि के तौर पर कह रहे हैं तो ये आपका असुर विवाह है, तो ये असुर विवाह मान सकते हैं, ये असुर विवाह है, ठीक है। शादी हुई, शादी यानी कि हो जाती है, तो अब यानी कि एक बच्चा पैदा होता है यानी कि वृद्धावस्था के आसपास, उसका नाम है अभय। अब राजा की प्रिय पत्नी कौन बन चुकी है, वैशाली, यानी वैशाली की नगरवधु आम्रपाली। अब आम्रपाली प्रिय पत्नी उनकी बन चुकी है, तो जाहिर सी बात है वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसके बच्चे को ही राजा बनाना चाहेंगे, राजकुमार बनाना चाहेंगे। तो जब उन्होंने अपने उस बच्चे को राजा घोषित कर दिया, यानी कि राजकुमार घोषित किया, तो इस बच्चे को तो बुरा लगेगा ही। जो अधिकारी है, जिसका जो मतलब घर का ज्येष्ठ होता था वो राजा बनता था, ऐसी प्रथा उस जमाने में हुआ करती थी। योग्य भी है, बनना इसको है, लेकिन पिताजी ने उसको कर दिया। अब ये बात अजात शत्रु से रही नहीं गई, सही नहीं गई। इसने क्या काम किया, इसने रात में पिताजी को साफ यानी कि अपने पिता की हत्या कर दी, और पिता की हत्या करते ही इस वंश को कहते हैं पितृहंता वंश। इसका एक और नाम आता है पितृहंता वंश, आता है इसका नाम, ठीक है।
ये पितृहंता, इसके कहते हैं पैट्रिसाइड डायनेस्टी, इंग्लिश में बोला जाता है पैट्रिसाइड डायनेस्टी, मैट्रिसाइड मदर डायनेस्टी, ठीक है। तो अब पितृहंता आपने देखा। अब यहाँ पर जैसे ये बात करते हैं, अशत्रु की बात करते हैं, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन है, वो है अशत्रु, ठीक है। इसने क्या काम किया, इसका एक नाम है कुड़िक, ये एक नाम बहुत फेमस है कुड़िक। कुड़िक के नाम से किस राजा को जाना जाता है, वो है अजात शत्रु। अब इसके समय में क्या हुआ है, देखना, प्रथम बौद्ध सभा, पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ है, ठीक है। बौद्ध सभा, यहां पे मैं लिख देता हूं, पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ है, ठीक है। अब ये सभा कहां हुई थी, तो जैन धर्म आपको नहीं मैंने अभी पढ़ाया है, ठीक है। अगर पुराने स्टूडेंट जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की वो जानते हैं, मैंने उनको एक ट्रिक बताई थी। राज ने वैशाली को पटाया, राज ने वैशाली को पटाया कहां, कश्मीर के कुंडलवन में, और कहा, क्या कहा, कहा आजा काला अशोक, आजा काला अशोक, दम है तो कनिष्क तू भी आजा, मैंने तो पटा लिया। ये मैंने आपको ट्रिक बताई है, ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो राज ने वैशाली को पटाया, राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, कहां पटाया, कश्मीर के कुंडलवन में, ये चारों स्थान है, ठीक है। तो पहली सभा कहां हुई, राजगृह में हुई थी। राज ने वैशाली को पटाया तो राजगृह में पहली सभा होती है, आपको पता है। यहाँ पे अब होता क्या है कि राज ने वैशाली को पटाया, राजगृह में पहली बौद्ध सभा हुई, और किस समय में, आजाद शत्रु के समय में हुई है। इसी के समय में अगर कहें तो बुद्ध और महावीर दोनों के उपदेश एक साथ हुए हैं। कहां हुए हैं, कौशाम्बी में हुए हैं, इलाहाबाद कौशाम्बी में दोनों के उपदेश एक साथ हुए हैं। ये किसका अनुयायी है, ये जैन धर्म का उपासक है, जैन धर्म का अनुयायी है, जैन धर्म का समर्थक है ये, ठीक है। अब देखना, क्योंकि ये बौद्ध धर्म के थे, ये जैन धर्म के हैं, ये भी जैन धर्म के, ये भी तो रखना, ये सिर्फ बौद्ध धर्म के, ठीक है। ये बौद्ध धर्म के, ये जैन धर्म के, ये जैन धर्म के, ये बात ध्यान रखना, ठीक। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे उदयन महोदय ने क्या काम किया, जब ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है, इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज्यादा किया, ठीक है। राजधानी कहाँ है, राजगृह ही इन्होंने बना रखी है, अभी राजधानी वही है, कहीं और राजधानी नहीं जाने वाली। लेकिन इनको अपने योग्य पुत्रों का चयन करना था कि मेरा योग्य पुत्र कौन है, उसे मैं राजा बनाऊंगा। लेकिन ये बात जब तक होती तब तक उदयन के कानों को भरने वाले, यानी कि जानते हैं ना कि हम सब यानी कि मिडिल क्लास की फैमिली या राजा की फैमिली या कोई फैमिली, तो उसमें जो पापा के जो भाई लोग होते हैं, चचेरे ममेरे, जिन्हें कहते हैं पटीदार, वो क्या होते हैं, वो चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने चढ़ा रखा है इसको कि देख उदयन, अगर तेरे पिताजी तुझे राज्य ना दे, तुझे उत्तराधिकारी ना बनाए, तो तू उनकी हत्या कर देना, क्योंकि तेरे पिता ने तेरे बाबा की हत्या की थी, तब वो राज्य पाए थे, तो इसमें तू क्या गलत करेगा, तू भी उनकी हत्या कर। तो अब ये बात कहते ही उदयन के दिमाग में ये ख्याली पुलाव चलने लगा है कि हाँ यार ये बात तो सही है। लेकिन उदयन की हिम्मत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत पावरफुल किंग है ये। तो इन्होंने धोखे से पिताजी को सोते समय इनकी हत्या कर दी। अब जब इनकी हत्या कर दी तो फिर यहाँ पे एक बार पैट्रिसाइड यानी पितृहंता वंश फिर लिखा जाता है। पितृहंता कौन है, अजातशत्रु को है, और पितृहंता कौन है, उदयन है। ये दोनों पितृहंता हैं, पिता की हत्या करने वाले राजा। अगर कहा जाए इसमें से कौन पितृहंता राजा है, तो पहला रहेगा अजातशत्रु, दूसरा उदयन, ठीक है। अब उदयन महोदय ने क्या काम किया, उदयन महोदय ने सबसे पहले भाई इन्होंने एक नगर बसवाया, इसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र, ठीक है। आप समझना, इसी पाटलिपुत्र का पहले नाम पाटलीग्राम रखा गया था, पाटलीग्राम था, बाद में पाटलिपुत्र हुआ, बाद में यही आगे चल करके पटना बनेगा, शेरशाह सूरी के समय पटना बन जाएगा। अब ये जो नगर है ये गंगा और सोन नदी के संगम पर है। गंगा जो उत्तर यानी भारत से यानी कि उत्तर प्रदेश से जो बहते हुए बिहार जाती है, और इधर यानी कि अमरकंटक से निकल के जो सोन नदी पहुंचती है, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर जब वो बहते हुए, तो जब जहां दोनों मिलती हैं वही है पटना, यानी कि गंगा और सोन की नदी के संगम पर है पटना, ठीक है। ये प्रश्न बन जाता है, पटना जो है शहर किस नदी के संगम पर है, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर है ये पटना, ठीक है। अब समझना, पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी बना ली, पाटलिपुत्र चले गए, राजधानी बनाई। अब यहाँ पे आपको पता है कि अब कोई सभा तो होनी नहीं, क्योंकि राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडलवन में और कहा आजा काला अशोक,
कनिष्ठ तू भी आ जा, बस इतनी सी बात है। तो इनके समय में कोई कहानी नहीं, लेकिन इनका एक नाम इतिहास के पन्नों में पूछा जाता है। उदयन का नाम है उदयभद्र। उदयभद्र, ठीक है, उदयभद्र। जय भद्रकाली कहते नहीं है, तो उदयभद्र, तो ये जय भद्रकाली उदयभद्र ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है। ये एक तरीका है, एक जैसे कहते हैं ना कि हमें याद रखना, हमें अपना पेपर निकालना किसी प्रकार से, बस हमें बस क्या करना है कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना है, तो हमें किसी प्रकार से पेपर निकालना है भैया, तो हमें कुछ भी करना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करिए, ठीक है, आप उसके लिए फ्री हैं। अब उदयन महोदय ये जानते थे कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की है, इनके पिता की हत्या की, यानी अपने पिता की हत्या की थी, तो अब इनकी भी हत्या इनका पुत्र कर सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने खतरनाक बेटे को युवराज घोषित कर दिया, जिसका नाम है नागदशक। ये ऐसा राजा है, बिल्कुल भोग विलासी राजा है। ऐसे देख रहे ना, यहाँ पे इनके पिता ने कुछ बनाया, फिर इनके पुत्र ने और बनाया, उसको इन्होंने कम बनाया, ठीक है, इतना बन गया, बैठ के खाओ, क्या दिक्कत है। होता है ना, 7 पुस्तों में एक ऐसी पुस्त होती है जो आपके कुल को, आपके घर को बुलंदियों पर लेके जाती है, और उसी 7 पुस्तों में एक ऐसी पुस्त होती है जो आपके कुल को गर्त में लेके जाती है ना। इसी पर हिंदी के बहुत से दोहे ना, पूत कपूत तो का धन संजय, पूत सपूत तो का धन संजय, ठीक है, आपने समझ रखा होगा, आप इसको आप अच्छे से जानते हैं, सौरभ सर ने आपको समझाया होगा, नहीं तो वो आने वाले समय में इस चीज को समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे समझना, इन्होंने क्या काम किया, भोग विलास जीवन बिताना शुरू कर दिया, यानी कि भैया क्या करना है, बस खाना है, सुरा सुंदरी, बस विश्वास इस पे रखना है, ठीक है, खाना है, पीना है, उड़ाना है, और कोई काम इनको नहीं करना है। अब इनका जो मंत्री है, इनका जो मात्य है, अमात्य, उस जमाने में महामंत्री को अमात्य कहते थे, तो उसका नाम जो है वो है आपका शिशुनाग। शिशुनाग ने देखा कि भैया ये बिल्कुल झंडू आम है, ये लुंजू पुंजू में कुछ काम हम करते नहीं, बस भोग विलास रहते, तो इन्होंने इसको अपदस्थ कर दिया, पद से हटा दिया, और ससैन्य विद्रोह कर करके ये खुद राजा बन गया। तो यही अपने नाम पर यहाँ पे चलाता है, शिशुनाग वंश चला देता है ये, ठीक है, ये शिशुनाग वंश चलाता है। अब देखना ध्यान से, इतना समझ में आ गया, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, उधर चलते हैं, ठीक है। अब ये जो काम की चीजें थी मैंने ये खत्म कर दी, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, क्योंकि यहां से फिर दिक्कत होने लगती है ना कि दोनों को मैच कर जाएंगे। तो ये शिशुनाग, ये हरेक वंश आपका समाप्त हो चुका है। इतनी सी कहानी है, इसमें से बहुत से प्रश्न आपके मिलने वाले हैं, और अभी जब धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे तो इसका ज्यादा रोल प्ले होगा यहाँ पे। अब शिशुनाग वंश की बात करते हैं, तो शिशुनाग वंश की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वयं एक वंश है, और इसी का संस्थापक कौन है, स्वयं शिशुनाग है, ठीक है, स्वयं कौन है, शिशुनाग इसके संस्थापक हैं। ठीक है, स्वयं इसके संस्थापक शिशुनाग हो गए। अब होता क्या है, संस्थापक है तो जाहिर सी बात है अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में, यानी कि जब अमात्य थी तभी उम्र काफी थी, तो ये जब राजा बने तो जब तक कुछ कार्य नहीं कराएंगे ये, लेकिन सिर्फ संस्थापक के इतिहास के पन्नों में इनका नाम अमर रहेगा। अब इनका जो उत्तराधिकारी जो बेटा है उसका नाम है काला अशोक। काला, इन्हें अशोक लिए काला शोक लिखते हैं कहीं कहीं, और कहीं कहीं लिखते हैं काला अशोक। वो आ जो है संधि विच्छेद के रूप में छिपा होता है यहाँ पे, तो काला शोक लिखते हैं, अशोक अलग हो जाता है वो। अब काला शोक है, इसे ही कहते हैं काक वर्ण कहा गया है, कहीं कहीं कहते हैं काक वर्ण, कौवे जैसा रंग वाला राजा, यानी कि ऐसा राजा जिसका रंग इतना ज्यादा काला है कि कौवे जैसा काला है वो। सोचो, कौवे जैसा काला, यानी कि जो कहावतें हम लोग सुनते हैं कि भैया वीवो स्मार्टफोन और ओप्पो से कौवा भी गोरा दिखता है। अब समझना, जब भी अब कौवा भी गोरा दिखता है तो आपके दिमाग में जब कौवा शब्द ये आए कि कौवा भी गोरा दिखता है ऐसे फोन से, तो कौवा नहीं आना चाहिए, काक वर्ण आना चाहिए, काला अशोक आपके दिमाग में आना चाहिए। इससे वो दिमाग में बार बार क्लिक करता रहेगा, तो हमें बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे और हमारा रिवीजन ऑटोमेटिक होता रहेगा। ठीक है, अब समझना, काला अशोक के समय में मैंने कहा था राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडलवन में और कहा आजा काला अशोक, मैंने बोला था ना काला अशोक। तो काला अशोक के समय में दूसरी बौद्ध सभा, ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे लिख लो दूसरी बौद्ध सभा। पहली अभी हमने पढ़ाई थी, अब हम यहां पढ़ रहे हैं दूसरी बौद्ध सभा। याद रहेगा ना, ध्यान से देखना भैया, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, हड़बड़ाहट नहीं, बिल्कुल
कुछ भी चीजें हो आप तुरंत उत्तर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते रहिए। सारी चीजें आपके सारे उत्तर पढ़े जाते हैं, सारी चीजें यहाँ तक आती है मुझ तक कि सर ये है, ये कंप्लेंट्स है, ये डिमांड्स है बच्चों की, आपको ये करना है। ठीक है, तो चलो अब काक वर्ण की एक छोटी सी सिर्फ इतनी सी कहानी है। इस वंश से सबसे योग्य शासक है। फिर यहाँ पे कुछ नाम आता है कि एक है नंदीवर्धन, इस वंश के अंतिम शासक हैं। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि नंदीवर्धन को ही नागसेन कहा जाता है, कहीं कहीं ये चीजें मिलती है, मिसमैच है। लेकिन नंदीवर्धन आपको याद रखना है स्थानीय घटनाओं के अनुसार। जब कभी आप बिहार निकले, जब बिहार की स्थानीय कलाओं की ओर बढ़े तो आपको चीजें मिलेंगी। यहाँ पे कुछ लोकल कथाएं हैं, जैसे कि इंडिका पुस्तक है। इंडिका पुस्तक में मौर्य वंश के साम्राज्य की कहानी है। उसके पहले तो भाई लेखक लोग इतना थे नहीं कि लिखा जाए इस वंश को या कहा जाए, तो कथित तौर पर जो बातें हुआ करती थी, यानी कि अगर बात करते हैं कि जब मगध साम्राज्य यानी पूरा नष्ट होता है तो हेनसांग 7वीं शताब्दी में हेनसांग आता है, तो उस समय एक खंडहर बन चुका होता है, यानी कि टूट फूट चुका है, खंडहर बन चुका है। उसके बाद उसने इतना लिखा है, सोचिए, अवशेष यानी स्थानीय लोगों के साथ रह करके। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग, आप जानते हो हेनसांग, यानी पढ़े हैं आप ना, हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था और यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है उसको। चलो भाई अब बात करते हैं, तो इन्होंने क्या काम किया, इनका जो अंतिम शासक है उसका नाम है नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन। अब वर्धन ये कहीं कहीं नागसेन मिलते हैं। कहानी इनकी कुछ इस प्रकार है कि इन्होंने अपनी दासी से अवैध संबंध स्थापित किए। अब उस दासी से कहते हैं कुल 8 पुत्र पैदा हुए। लेकिन भाई दासी इस आशा में थी कि कल मुझे रानी का दर्जा मिल जाएगा, परसों मिल जाएगा, आगे चल के किसी वर्ष मिल जाएगा, लेकिन उसका तो शोषण हो रहा था। ठीक है, अब शोषण के परिणाम स्वरूप उसके बच्चे पैदा हो रहे थे। बच्चों में जब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने अपने पिता का नाम जानने की इच्छा की, क्योंकि प्राचीन काल में 1992 से पहले माता के नाम की वैल्यू नहीं हुआ करती थी, पिता के नाम की ही वैल्यू होती थी। 1992 के अधिनियम के बाद माता के नाम को प्रायोरिटी देते हुए पहले माता का नाम किया गया और बाद में अब जो है पिता का नाम लिखा जाता है, वरना पहले पिता का नाम ही जो है सबसे पहले मांगा जाता था। आपने पुराने फिल्म में देखा भी है, हुआ है, तो उसमें पता रहे बच्चे का नाम बता, इसके बाप का नाम क्या है, वरना दाखिला नहीं मिलेगा स्कूल में, बता इसके बाप का नाम क्या है। तो ये सब पहले के जमाने में, उस जमाने की पिक्चरों में भी देखो पिक्चराइजेशन किया गया है। अगर देखें आप 80 की 70 के दशक की मूवियां देखेंगे आप, तो उसमें चीज दिखेंगी आपको। प्रैक्टिकली नॉलेज लेना, किताबी नॉलेज बहुत ज्यादा साथ नहीं देती है। किताबी नॉलेज सिर्फ किताबी नॉलेज रह जाती है, किताबों तक ही सीमित होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब जो बच्चे थे उन्होंने जब जिद की कि उनके पिताजी कौन है, पिता महाराज कौन है, तो एक दिन उनकी माता ने यानी दासी ने आकर के बता दिया कि तुम्हारे पिता राजा जी महाराज हैं, यानी कि महोदय जी हैं, राजा जी महाराज हैं, लेकिन तुम उन्हें परेशान मत करना, वो तुम्हारा अधिकार तुमको देंगे। ये बात हुई। ठीक है, अब समझना। अब भाई बच्चों ने जब देखा कि ये तो बच्चे इनके पास पहुंच गए सारे दासी पुत्र, उसमें से सबसे बड़ा जो था वो था महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। वो पहुंचा, उसने कहा पिताजी महाराज आप हमारे पिता हैं, ये हमें ज्ञात हुआ, हमें बहुत हर्ष हुआ। ठीक है, अब हमारा जो है अधिकार मुझे दीजिए, हम सबों का अधिकार दे दीजिए। भाई वो चाहते थे राज्य काज में उनको भी कुछ मिल जाए, लेकिन दासी पुत्र तो दासी पुत्र, भाई दासी पुत्र तुम दासी, अगर तुम्हारी अम्मा दासी तो तुम भी दासी बनोगे, दासी का जीवन दास का जीवन जियोगे। तो राजा ने आश्वस्त किया, यानी कि उन्होंने कहा कि बहुत समय आने पर, उचित समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दूंगा। लेकिन काफी लंबा समय बीत गया। लेकिन इस दौरान उन्होंने एक बात कही, यानी इन्होंने कहा कि नंदीवर्धन ने कि इस दौरान जब तक मैं तुम्हारा अधिकार तुमको नहीं देता हूं तब तक तुम लोग दासी पुत्र यानी दास की तरह हमारे महल में कार्य करोगे, लेकिन जो राजकीय परिवार के लोग हैं उन्हीं का तुम जो है दाढ़ी बाल बनाओगे, यानी कि नाउन गिरी करोगे, तुम ये काम करोगे। ठीक है, बार्बर शॉप की तरह यानी कि काम करोगे। चलो भाई ठीक है, बच्चों ने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, पिताजी कह रहे हैं तो कल को कोई बात ही होगी। ये बात शुरू हो गई। चलो, लेकिन बहुत लंबा समय बीत गया। अब जब लंबा समय बीत गया तो ये महोदय भूल गए, तुझे बच्चे हैं, बच्चों को लॉलीपॉप पकड़ा दिया, बच्चे भूल जाएंगे। लेकिन बच्चे कहाँ मानने वाले, बच्चे फिर इनके पीछे पड़ गए। अच्छा, इन लोगों ने देखा कि पिताजी को कोई सुध नहीं, पिताजी अपनी बात से मुकर रहे हैं, वो हम लोग को अधिकार नहीं देंगे, क्योंकि वो अधिकार देंगे तो जो रानियों के पुत्र हैं वो क्या करेंगे, वो तो विद्रोह कर देंगे, पक्का है, स्वाभाविक सी बात है। तो इस कंडीशन में खुद को रख के देखो तो आप क्या करोगे, पक्का है नहीं देने वाले हो। अरे मैं ऐसे ही कह रहा हूं भाई, इतना गिरा हुआ काम तो तुम लोग करोगे नहीं, हम लोग करेंगे नहीं। उस जमाने में देखो मीडिया नहीं थी, इसलिए ऐसे भी कर्म हुआ करते थे।
अब तो मीडिया है, तुरंत आपने यहाँ किया, तुरंत खबर वायरल हो गई, ठीक है। तो वो बहुत चीजें हैं, कालांतर में कहा जाए शोषण बहुत जम के हुआ है, लेकिन वो सामने नहीं उजागर हुआ करता था। आज क्या है, कथित तौर पर भी शोषण करते हैं तो वो उजागर हो जाता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ समझना, अब जैसे ही इन्होंने भाई मना किया यानी आनाकानी की, तो उसने एक प्लान बनाया, महापद्म नंद ने एक प्लान बनाया, अपने सभी भाइयों को साथ में लिया और कहा, और जो राज्य के यानी कुछ सेनापति जो लोग थे और लोग थे जो ऊंचे पदों पर थे, उनको विश्वास में लिया कि आपको पता है कि हम सब उन्हीं के पुत्र हैं। ये तो भाई पूरा समाज, पूरा यानी महल जानता था, राजा बड़े लोग जाना ही करते थे जो उनके राज्य के कर्मचारी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं राजा बन जाता हूं, यानी कि किसने कहा, महापद्म नंद ने कहा कि मैं अगर राजा बन जाता हूं तो मैं आपको ऊंचा पद दूंगा, इससे ऊंचा पद आपको दे दूंगा। तो भाई किसको लालच मतलब नहीं होता है, सबको ऊंचे पद की लालच होती है, ठीक है। यही सेम कहानी हमारे यहाँ आ जाइए देश में, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आ जाइए। 2014 के चुनाव में जब वो चुनाव की रैलियां कर रहे थे, सभी के दिमाग में था कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो है आडवाणी जी का नंबर आएगा, प्रधानमंत्री बनेंगे, राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, राष्ट्रपति बनने की संभावना नहीं होती उनके ऊपर, तो प्रधानमंत्री बनने की संभावना थी उस होड़ में। लेकिन भाई बीजेपी के बड़े नेताओं को किनारे करते हुए, छोटे नेताओं को आगे लेते हुए, एक प्रकार का राजनीतिक षड्यंत्र कह सकते हैं, एक प्रकार की राजनीतिक इसे कहते हैं, गीट कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, इतनी अच्छी बीच बिछाई गई कि आडवाणी जी आडवाणी रह गए, रेस्ट ही करते रह गए। तो यही ठीक एग्जाम्पल इधर देखो आप, क्योंकि जब दिल्ली सल्तनत आप पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश पढ़ते हो आप, तो गुलाम वंश की एग्जाम्पल आपको कांग्रेस सत्ता देखेगी। कांग्रेस सत्ता में यानी कि अगर देखें तो पिता राजा बना, उसके बाद पुत्री राजा बनती है, फिर दामाद राजा बनता है, बेटा राजा बनता है, ठीक इसी प्रकार आप कांग्रेस है। नेहरू के बाद देखो आप शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर इंदिरा बनेगी, इंदिरा के बाद फिर देखो देसाई आते हैं, फिर इंदिरा आती है, फिर राजीव गांधी चले आते हैं। यानी कि अगर देखो तो गुलाम वंश कहीं ना कहीं घूम घूम कर गुलाम वंश आता चला जा रहा है, आपको दिखेगा। तो ये चीज प्रैक्टिकली नॉलेज करना, यानी किताब को उठाओ, किताब के बाद उसको अपनी रियल लाइफ से अटैच करो कि हाँ ऐसा दिल्ली सत्ता में हो रहा है। दिल्ली की सत्ता को चला कौन रहा है, अमीर लोग चला रहे हैं, यानी कि अंबानी परिवार चला रहा है, और देखिए इधर आदित्य बिरला ग्रुप है, तमाम लोग ऐसे लोग चला रहे हैं दिल्ली की सत्ता को। ठीक उसी प्रकार अगर कहें तो उस जमाने में दिल्ली की सत्ता यानी गुलाम वंश की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली के अमीर लोग चलाया करते थे। आपको याद होगा ना, दिल्ली के अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसके दामाद और उसके जो गुलाम इल्तुतमिश को राजा बनाया, उसके बेटे को अबदस्त करके, राय हुई, ये सुना होगा, पढ़ रखा होगा ना। फिर ये चीज है, दिल्ली के अमीरों ने ही इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान को गद्दी पर बिठाया, उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी से हटा दिया, कहा ये नहीं माना जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा, सुन रखा होगा। तो दिल्ली के अमीर उस जमाने में सत्ता चलाते थे, आज के जमाने में भी दिल्ली के अमीर सत्ता चला रहे हैं, ठीक है। बस हमें चीजों को अटैच करना है, जोड़ना है, ओके। चलो अब यहां पे हम बात कर रहे थे कि उस दासी पुत्र ने प्लान किया, महापद्म नंद ने करना क्या है। तो उसने क्या काम किया, सभी लोगों को सत्ता से मिलाया कि मैं अगर राजा बन गया तो मैं आपको ऊंचा पद दूंगा, ठीक है। अब ऊंचा पद देने की बात ये जब हो ही रही थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक आता है वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव, अब समझना, वार्षिक उत्सव से पहले यहाँ पे पाटलिपुत्र राजधानी जा चुकी है, आप देख रहे हो पाटलिपुत्र राजधानी जा चुकी है। लेकिन जब शिशुनाग महोदय आते हैं तो शिशुनाग महोदय राजधानी अपनी वैशाली बना लेते हैं, वैशाली कुछ दिन के लिए। लेकिन जब काला अशोक राजा बनता है तो काला अशोक फिर राजधानी पाटलिपुत्र ही ले आता है वापस, जो है वापस यानी उदयन की जगह पे पाटलिपुत्र राजधानी वापस आ गई। इनके समय भी राजधानी पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र में वार्षिक उत्सव होता था, यानी राज्य का, हर एक राज्य का वार्षिक उत्सव होता है। जैसे हम लोग जब कभी भी अपने YouTube चैनल का एक वर्ष मनाएंगे तो 14 अप्रैल को मनाएंगे, यानी कि ज्ञान दिवस के दिन ही मनाएंगे, इसलिए इसका नाम भारतीय ज्ञान रखा गया है, ठीक है। तो ज्ञान दिवस के दिन ही यानी कि हम इसको एक वर्ष का हम मानेंगे, यानी कि जब भी मनाएंगे तो ये वार्षिक उत्सव होगा। ऐसे ही इसका वार्षिक उत्सव रखा गया। जब वार्षिक उत्सव इसका रखा गया तो इसमें क्या हुआ कि भाई सेविंग तो सबको करानी है, सबको भाई फेशियल कराना है, ब्लीच कराना है, भैया बढ़िया से मसाज कर दो, आज पार्टी वार्टी है, बन के बढ़िया से जाएंगे एकदम लल्लन टॉप, यही तो होगा। तो भैया उस जमाने में भी लोग कराते थे भैया। ब्यूटी पार्लर मेकअप तो भैया जानते हैं पहले जमाने से चल रहा था। उसका भाई आपको बताया ना कि जो कॉस्मेटिक की जो वस्तुएं हैं इनका सबसे जो पहला प्रमाण मिला है, कहाँ मिला है, कालीबंगा में मिला है। आपको बताया था ना, कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जो है काले रंग की चूड़ियां। किस नदी किनारे है, आपको बता रखा था, घग्गर नदी किनारे है। कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ी में। सब चीजें याद रखिएगा, मैं पूछूंगा ऑफलाइन में होते या लाइव क्लास होती मैं पूछता कि मैंने बता रखा है, भैया बताओ, क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, क्वेश्चन पूछा भी था किस नदी किनारे, ये सब मैं बता चुका हूं, मैं पूछूंगा जरूर,
ठीक है, तुरंत मजा आता है। यानी कि जो बच्चा कॉन्टिन्यूटी बनाए रखता है, जो लगातार, उसको तो उत्तर देना ही देना है। ऑफलाइन में होते तो ऑफलाइन में तो उत्तर नहीं आएगा तो फोड़ डालेंगे, फिर समझ लेना, ये समझ लेना अच्छे से। अब समझना यहाँ पे क्या होता है कि अब महोदय ने जैसे ही यानी कि बात करते हैं सबके दाढ़ी बाल बनने वाले, तो आठों भाइयों यानी राज परिवार की दाढ़ी बनाएंगे ये। तो राजा की जब दाढ़ी बनी, उनके बेटों की दाढ़ी बनी, उनके मंत्री दाढ़ी बनी, तो जब दाढ़ी बनती, ये जो हम साइड से जब हटते हैं तो जब यहाँ पे आते हैं ना, ये हमारी जो ये ना वॉकल्स दिख रहा है ना, ये पुरुषों में वॉकल्स दिखते हैं, महिलाओं में वॉकल्स नहीं दिखते हैं। इसी कारण हमारी पीछ जो तारक पे होती है वो मोटी होती है, महिलाओं की पतली होती है। ये सिर्फ पुरुषों में होगा, ठीक है, महिलाओं में ये चीज नहीं होगी। इसे बोलते हैं ना गाँव में घाटी, है ना, ये ठीक। तो अब जब यहाँ पे जब ये अस्तुरा आएगा और ये जब हम शेविंग करेंगे तो यहाँ पे जब अस्तुरा पहुंचेगा तो बस काम तमाम, ठीक है। ऐसी तुरंत यानी कि सबकी हत्या कर दी गई, सभी लोगों की हत्या कर दी, और यहीं से शुरू होता है नंद वंश। और राजा कौन बनेगा? महापद्म नंद बनेगा। अब यही समझो भैया, इसको हटाते हैं, महापद्म नंद की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि यही के बाद से कहानी में बड़ा अच्छा सा मोड़ आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है। इतिहास को कहानी की तरह पढ़ोगे, कभी बोर नहीं होगे, गारंटी बता रहे हैं, कभी भी बोर नहीं होगे। क्वेश्चन बहुत निकलेंगे, बस पेन कापी लेके आप बैठो और ऐसे ही नोट करते रहो। देखो मैं सुनाने में ज्यादा भरोसा रखता हूँ। जैसे बचपन में ना दादी अम्मा कहानी सुनाती थी, एक मोटका एक छोटका की कहानी सुनाया करती थी, वो कहानी आज भी रटी हुई है हम लोगों को, ठीक है। या पंचतंत्र की कहानी, वो क्या कहते हैं, जामुन के पेड़ पर बंदर रहा करता था और नीचे मगरमच्छ रहा, दोनों की दोस्ती की कहानी आज भी हमको पता है, हमने किताब नहीं पढ़ी तब भी याद हुआ करती थी। तो कहानी के माध्यम से इतिहास बोरिंग विषय नहीं है। एक शायरी है ना कि हिस्ट्री होती बेवफा, हिस्ट्री होती बेवफा, दिन को रटता रात को सफा। भाई सही बात है, दिन को रटिए रात को सफा, हिस्ट्री होती बेवफा। तो ये चीज बेवफा वफा नहीं कुछ होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट सही करना है। वो प्राचीन जमाने की बातें थी, नए जमाने की बातें अब दूसरी हैं, ठीक है। पहले जमाने में हमारे से टीचर भी तो नहीं हुआ करते थे ना, हाईटेक, हाइट कम फाइट ज्यादा, चिट्ठी, अपडेट वर्जन, ठीक। चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। नंद वंश की बात करते हैं तो इनका जो संस्थापक है वो होगा महापद्म नंद। ये महापद्म नंद संस्थापक हुए, ठीक है। अब इनके 8 शासक हैं, 8 शासक हैं, बहुत इसको रेयर केस में मिलता है 8 शासक। इसके बाद एक आते हैं यहाँ पे पांडुक, पांडुक आते हैं। पांडुक के बाद एक आते हैं पांडगति आते हैं। ये नाम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे नहीं, बहुत रेयर केस ढूंढने से मिले हैं। एक यहाँ पे आते हैं भूतपाल, देखो भूत प्रेत राजा बन रहे हैं, भूतपाल। फिर यहाँ पे आते हैं राष्ट्रपाल, ठीक है, यहां पे एक नाम आता है राष्ट्रपाल का। राष्ट्रपाल। फिर एक नाम यहां पे आता है गौशाणु, गौशाणु का एक नाम आता है, गौशाणु आते हैं एक नाम यहां पे। और फिर एक नाम यहां पे आता है आपका दशसिद्धि। ये देखिए कितने अच्छे से नाम है, नाम आपने सुने नहीं होंगे, आई एम श्योर आपने नाम नहीं सुनेंगे। एक नाम फिर यहां पे आता है कौती। फिर एक नाम यहां पे लास्ट में आता है, जो लास्ट का नाम है वो है धनानंद, ये नाम, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो नाम आपके साथ मिले हैं, ठीक है, इसको मैं फिर से सही कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद 8 हैं, इसको लेकर के 9 लेके चलना, ठीक है, इसके बाद 8। अब धनानंद जो महोदय हैं इस वंश के अंतिम शासक हैं। और एक खास बात, नंदवंश, नंदवंश भारत के इतिहास के प्राचीन इतिहास में पहला शूद्र, ठीक है, शूद्र वंश कह सकते हैं या शूद्र राजा रहे हैं ये सब, ठीक है। शूद्र राजा की बात करते हैं, यानी कि आप बात करते हैं मौर्य वंश को शूद्र कहा गया है। कभी कभी आप देखते हैं अशोक यानी मौर्य वंश को शूद्र कहा गया है, इनको शूद्र, शूद्र कहने का यहाँ संबंध आप समझ रहे हैं, दासी पुत्र निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग से अगर बात करते हैं शूद्र। ऐसा यहाँ पे क्या है, अगर पिता को देखा जाए तो पिता क्षत्रिय है लेकिन माता क्या है, दासी है,
तो माता के कॉन्सेप्ट में भी लेके चल सकते हो, उसका नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग माता को लेके चल रहे हैं तो शूद्र है, पिता को लेके चलेंगे क्षत्रिय है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो जो मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में भी यही कहानी है कि माता उनकी है मूरा और उनके पिता अगर कहा जाए तो धनानंद के चचेरे भाई हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता कहे जाते हैं। इतिहास के पन्नों में उनका नाम बहुत कम रेयर केस में मिलेगा, माता का नाम तो नॉर्मली मिल जाता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे बहुत से लोगों में देखें कलाम साहब के पिता का नाम तो उनके नाम से जुड़ा होता है, उनकी मम्मी का नाम असी अम्मा, बहुत कम लोगों को पता होता है उनकी मम्मी का नाम असी अम्मा था। तो ये बहुत सी चीजें हैं जो क्वेश्चन आपको क्रिएट करते हैं और मिलते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जब धनानंद ये राजा बनेगा तो ये भोग विलासी राजा, बहुत कट्टर राजा है, ठीक है, एक नंबर का दुष्ट राजा इसे कहते हैं, सबसे ज्यादा दुष्ट, ठीक है, धनानंद। ठीक, अब होता क्या है धनानंद की अगर हम बात करते हैं, धनानंद के समय में 3 कहानियों में नए मोड़ आएंगे और कहानियां यहां से इंटरेस्टिंग हो जाएंगी। इसी के समय में एक कहानी में ट्विस्ट आता है चाणक्य। चाणक्य, अगर चाणक्य है तो चंद्रगुप्त मौर्य भी होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त भी होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बिना चाणक्य बेकार है और चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त मौर्य कुछ नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं तो फिर देखो यहां पे अगर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य हैं तो यहीं पर सिकंदर भी होगा, ठीक है, सिकंदर भी होगा। अगर सिकंदर है तो पोरस भी होंगे, ठीक है, पोरस, ठीक। अब देखो ध्यान से, सिकंदर, पोरस, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, और अगर ये सब चल रहा है आसपास तो बहुत कुछ नया होने वाला है। यानी कहानी में यहां 4-5 किरदार नए आ जाते हैं। किसके समकालीन है वो? चंद्रगुप्त, ये धनानंद के समकालीन है वो। अब होता क्या है, चाणक्य को आप जानते हैं नहीं, चाणक्य को हम पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को हम पढ़ेंगे। सिकंदर का एक युग ही है, सिकंदर कहाँ का शासक था, ठीक है, फिलिप द्वितीय का पुत्र है ये, मकदूनिया का राजा है ये, पिता की मृत्यु के बाद 326 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा ये, और इसका राज्याभिषेक होता है। ये पूरे विश्व को जीतने के लिए आता है, 32 वर्ष की आयु में इसने पूरे विश्व को जीत लिया था। सोचिए 32 वर्ष की आयु में, हम लोगों के पास तो भी बहुत उम्र है भैया, आपके पास 32 तक आते आते फतेह कर लो, कर हर मैदान फतेह, ठीक है। हम लोग की तो एज निकल गई भैया, 32 के बाद ओवर एज होने को आ गए और कुछ लायक नहीं बन पाए, यही है बस, पढ़ा रहे हैं मार्कर बोर्ड। 60% तैयारी आपको नौकरी दिला देती है और 80% तैयारी हाथ में मार्कर पकड़ा करके ऐसे कैमरे के सामने खड़ा कर देती है व्हाइट बोर्ड के पीछे, समझ गए। तो आपके ऊपर है सिलेक्शन लेना है या फिर मार्कर, ये आपके ऊपर है, क्या पढ़ना है, क्या डिसाइड करना है, कितना छोड़ना है। एक ठोकर खाया हुआ व्यक्ति ही बता सकता है कि आगे रास्ते में पत्थर है भैया, संभल के जाना। एक असफल व्यक्ति सफलताओं की सीढ़ी को लिखता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर आप इतने नॉलेजेबल हैं तो आपने नौकरी क्यों नहीं ली। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही गाइडेंस ना मिलने के कारण, सही मार्गदर्शन ना मिलने के कारण, शायद मेरे पास भी अगर दीपक सर जैसे या आप लोग इतना चहेते सर होते तो शायद मेरा भविष्य में कुछ उज्जवल कुछ और होता। किताबें पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बड़े अच्छे लगते हैं प्रश्न, यार ये प्रश्न तुम जानते ही नहीं थे। अब जैसे आपको मैंने आज प्रश्न बताया, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम, पाटलिपुत्र जब स्थापित किया पाटली उसका ग्राम था, पाटली ग्राम के नाम से था वो। आपको सोचिए, नया मिला, अच्छा लगा। अब यार सौरभ सर बता रहे थे, प्रश्न कह रहे थे कि भैया ये बताइएगा संस्कृत नाम बताइए किसका, ये प्रश्न उन्हीं से पूछिएगा, ये वही बताएंगे, ठीक है। कि संस्कृत नाम, एक ऐसा राजा है, संस्कृत नाम बताना है आपको, संस्कृत नाम उसका क्या था। अब आप उन्हीं से, उनकी वीडियो आएगी तो वो खुद ही ऐसे प्रश्न वो खुद लेकर के आ रहे हैं कि भैया बताओ क्या करें, ऐसे से प्रश्न वो सुनने में बड़े अच्छे लगेंगे आपको, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन वो किसी काम के नहीं, ऐसे ही चीजें हैं। तो अब समझ रहा है यहाँ पे कि जब ये सब चीजें मिसमैच हो रही हैं तो हमारे पास क्या है, हमें चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सिकंदर और पोरस को एक मिला के चलना है। जब इसको लेके चलेंगे तो उसी समय यानी कि ये वंश खत्म हो जाएगा, यानी धनानंद इसी के बाद मार दिया जाएगा इनकी सहायता से, और फिर यहीं पर शुरू होता है मौर्य वंश। लेकिन उससे पहले हमें सिकंदर को पढ़ना होगा। सिकंदर से पेपर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। तो ये मगध साम्राज्य का एक छोटा सा मैंने नमूना पेश किया, कहां तक का ये आपको मैंने बता दी जहां से प्रश्न आने वाले। इनके नाम बिल्कुल मत याद रखिएगा, ये बिल्कुल याद मत रखिएगा, मैंने ऐसे कर दिया है, सिर्फ आपको मैंने बता दिया कि हाँ ये करना है, ठीक है। बाकी बस
महापद नंद को याद रखिएगा, धनानंद को याद रखिएगा। महापद नंद से एक प्रश्न आता है कि ये पहला हिंदू राजा है और प्राचीन इतिहास का पहला राजा है जिसने नहर के लिए काम करा, यानी सिंचाई की व्यवस्था के लिए इसने नहर खुदवाए हैं। फिरोज शाह तुगलक को हम बाद में पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उन लोगों ने नहर के लिए बहुत काम किए। शारदा नहर इंदिरा गांधी की देन है करंट टाइम में अगर कहें, स्वेज नहर इंग्लैंड की देन है अगर हम कहें, यूके की देन है ना। तो वो नहर कौन से सिंचाई की बात करते हैं, सबसे पहले जो अग्रणी शुरुआत करने वाला है वह महापद्म नंद है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं मध्यकाल में आएंगे, फिरोज शाह तुगलक पर आएंगे, फिर आधुनिक पे इंदिरा गांधी पर आएंगे और विश्व इतिहास में फिर हम यूके पे आएंगे, ठीक है। ये लोगों ने नहरों के लिए कार्य किए हैं, ठीक। तो हमें यहां से कुछ नहीं है पढ़ना है, महापद्म नंद का एक काम याद रखना है और धनानंद के समकालीन जो वस्तुएं जो चीजें हो रही वो, और इसका एक जो अमात्य है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। जिन्होंने पुस्तक विशाखदंत किसने लिखी, मुद्रा राक्षस लिखी है ना, तो मुद्रा राक्षस विशाखदंत। ये अब देखिए मुद्रा राक्षस, यहाँ पे मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये है इसका अमात्य धनानंद का। और ये और चाणक्य एक साथ जो है क्लासमेट हुआ करते थे। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य तक्षशिला के जो तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, इसको तक्षशिला ऋषि ने बसाया था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो हुआ करता, जो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। गांधार जो नरेश यानी गांधारी की जो बात करते हैं, शकुनी की बात करते हैं, तो शकुनी गांधार नरेश यानी कि उधर ही पड़ता था। अफगानिस्तान पाकिस्तान बलूचिस्तान का जो हिस्सा है ये गांधार हुआ करता 16 महाजनपदों में, तो ये उसी के हिस्से के तहत ये हुआ करता था। अब सोचो यहाँ पे कि ये दोनों इसी विश्वविद्यालय में पढ़े और बाद में वहीं शिक्षक हुए। ये जो है इन्होंने शिक्षक ही गिरी, अपना रखा व्यवसाय शिक्षक ही रहा, लेकिन ये अमात्य यानी कि मंत्री हो गए। और फिर इनका अंत देख ही रहे आप कैसा है। और चाणक्य महोदय कहां से कहां रहेंगे, चाणक्य महोदय की कहानी भी पढ़ेंगे, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, इनके शिष्य का नाम, प्रिय शिष्य का नाम भी जानेंगे, इनके उत्तराधिकारी का नाम जानेंगे। मौर्य की तो बात है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रिय शिष्य है तो राजा है, ठीक है, लेकिन इनका जो उत्तराधिकारी शिष्य की बात करें वो भद्रभट्ट है। भद्रभट्ट अशोक को राजा बनाएगा, ठीक है। तो आई होप आज का जो ये सेशन है ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगले यानी कि हिस्ट्री की क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो कहां से बात होगी हमारी आपकी बात होगी, यानी धनानंद का अंतिम शासक चलेगा और सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य और पोरस की कहानी से हम आप मिलेंगे, शुरुआत होंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट्स बॉक्स में आपको ये बताना है कि इतिहास की क्लास 2 दिन कर दी जाए, पॉलिटी की 2 दिन कर दी जाए, ज्योग्राफी की 1 दिन कर दी जाए, साइंस की 1 दिन कर दी जाए, ठीक है, और 1 दिन आपकी इकोनॉमी रखी जाए। और बहुत से सिस्टम में व्यवस्थाएं की जा रही है कि करंट अफेयर की क्लास भी आपको वीकेंड में एक मिलेगी पक्का है। अब उसकी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आपको जितना कहा गया है उससे ज्यादा ही मैं दूंगा, ये बात रखिएगा। कर भला तो हो भला, ठीक है। कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई चार्ज पे नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। एसआई के मेरे छात्र बिल्कुल ध्यान से कमर कस लीजिए, आपके लिए अब हम सब जिसे कहते हैं पूरी तरह से कर्मठ हो चुके हैं। एसआई वाले, टैट वाले, सीटेट वाले जो हैं सब, कहीं आपको नहीं जाना है। सीडीपी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ईवीएस मैं पढ़ाऊंगा, दोनों मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं। बाकी और जो टीचर है, संस्कृत के टीचर है, तमाम टीचर है, वो इंग्लिश टीचर सब मिलेंगे आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म आपको आने वाले समय में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा जिसके लिए आप चार्ज पे करते हो। आपको चार्ज पे नहीं करना है बस, ठीक है। बीएड एंट्रेंस प्रवेश परीक्षा के सभी विद्यार्थी समझ लें, उनके लिए प्रैक्टिस सेट यानी क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और वो बिल्कुल ध्यान से बैठें, इसमें से बिल्कुल मलाई निकाल लें, वो आपके बीएड एंट्रेंस के होंगे। और बीएड एंट्रेंस के लिए मैं प्रैक्टिस सेट बीच में डालता रहूंगा, कुछ उनका भी सिस्टम बना दूंगा कि उनको शायद नोटपैड पेन टैब के माध्यम से ही पढ़ाया जा सके, उनके लिए वीडियो बनानी ना पड़े, उसी के माध्यम से उनका काम क्लास चल सके। तो बिल्कुल अच्छे से इस चैनल के बारे में बताइए लोगों को, ठीक है। आपका भला हो रहा है तो वही मैंने कहा ना कि कर भला तो हो भला, है ना। अब हो भला तो कर भला का काम नहीं है भैया, आपका भला हो रहा है तो आप भला करिए किसी का। इस चैनल को सब्सक्राइब कराइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, और ठीक है, और कमेंट्स भर कर दीजिए, जी भर करके, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारी हौसला अफजाई करते हैं। जिस प्रकार एक कलाकार तालियों का भूखा होता है, उसी प्रकार हम अध्यापक, यूट्यूब के अध्यापक, आपके कमेंट्स लाइक के भूखे होते हैं। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद।